हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 एक दल के प्रभुत्व का दौर। पिछले चैप्टर में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में अध्ययन किया था। इस चैप्टर में हम लोग एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इसमें हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक किस प्रकार से एक दल का प्रभुत्व रहा, और दूसरा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना कैसे हुई, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां थी या अपोजिशन पार्टियां, उनके विचारों और नीतियों के उद्भव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है अंत तक और ध्यान से इस चैप्टर को सुनना है। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती की। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय काफ़ी कठिन परिस्थितियां थी और गंभीर चुनौतियों का सामना हम कर रहे थे। इनके होने के बावजूद हमारे नेताओं ने फैसला किया कि लोकतंत्र को अपनाया जाना चाहिए। जबकि अगर दूसरे देशों का उदाहरण लेंगे तो 1950 के दशक में जितने भी देश आज़ाद हुए उनमें से ज़्यादातर देशों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं अपनाया, क्योंकि उस समय उनकी परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं थी। भारत की परिस्थिति भी इतनी अलग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेताओं ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने पर सहमति दर्ज की। क्यों? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता लोकतंत्र में थी और पहले से ही हमारे नेता लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते आ रहे थे। तो इसलिए कठिन फैसला जरूर था, कठिन रास्ता जरूर था, लेकिन उसके बावजूद जो है लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया। इसका एक दूसरा कारण भी था कि किसी भी समाज में विभिन्न ग्रुप पाए जाते हैं, कई समूह होते हैं और इनकी अलग अलग से उम्मीदें और आकांक्षाएं भी होती है और स्वाभाविक रूप से आपस में इनका टकराव भी हो सकता है। तो इसको सोल्व करने के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए सबसे अच्छी जो प्रणाली होती है वो लोकतांत्रिक प्रणाली होती है और लोकतांत्रिक राजनीति होती है। तो इसलिए भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाया गया, पूरा हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, जिसमें 24 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी समय 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम इसको कहते हैं, भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना हुई। और उस समय श्री सुकुमार सेन जो थे, वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अब मुख्य जो काम था चुनाव आयोग का वो ये था कि भारत में चुनाव करवाना। निर्धारित किया गया कि 1950 में किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो सरकार थी वो अंतरिम सरकार थी, यानी कि एक चुनी हुई सरकार नहीं थी। अंतरिम सरकार, जो इंटरिम गवर्नमेंट में हम जिसको बोलते हैं, ये कैबिनेट मिशन के जो रिकमेंडेशंस थी, जो सुझाव थे, उनके आधार पर इस सरकार को बनाया गया था। नेहरू जी की जो है अध्यक्षता में सरकार को बनाया गया था। अब भारत को एक चुनी हुई सरकार चाहिए थी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में हम विश्वास रखते थे। अब चुनाव आयोग के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी चुनाव करवाना। अब ये समस्या कैसे थी? क्योंकि भारत ने पहले इतने बड़े स्तर के ऊपर कभी चुनाव नहीं देखे थे भारतीय जनता ने। और दूसरी जो समस्या थी वो चुनाव आयोग के सामने थी कि एक तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी कि निर्धारित करना है कि ये चुनाव क्षेत्र है, इसमें से एक कैंडिडेट चुना जाएगा। दूसरा था वोटर्स लिस्ट, यानी कि मतदाता लिस्ट बनाना, सूची तैयार करना कि कौन कौन वोट डालेंगे। इनमें बहुत सारा समय लगना था स्वाभाविक रूप से। मतदाता सूचियां जब जारी हुई, प्रकाशित हुई, तो पता लगा कि तकरीबन 40 लाख महिलाओं के तो नाम ही नहीं है। तो उन महिलाओं को किस प्रकार से अंकित किया गया कि ये राम स्वरूप की बेटी या नरेश की बीवी, इस प्रकार से उनको अंकित किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग ने इनको मानने से मना कर दिया, ऐसी प्रविष्टियों को मानने से पूरी तरह से मना कर दिया। और ये फैसला लिया गया कि इसका पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। ये काम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त 17 करोड़ की संख्या में मतदाता थे, जिनको 3200 विधायक चुनने थे और लोकसभा के 489 सांसद। और सबसे बड़ी समस्या, इससे भी बड़ी समस्या जो थी वो ये थी, सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जो लिटरेट थे, यानी कि साक्षर थे। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ी समस्या चुनाव आयोग के सामने थी। तो चुनाव करवाने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया सबसे पहले चुनाव आयोग ने। और ये बहुत बड़ा विशाल जो चुनाव था,
ये हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें। तो एक बड़ी समस्या चुनाव आयोग के सामने थी। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इस इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया, यह आपको याद रखना है। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार देना, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार सभी लोगों को एक निश्चित आयु के बाद, इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में भारत में चुनाव व्यवस्था को और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया और इसे एक बहुत बड़ी चुनौती करार दिया गया। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा। लास्ट में 1951 के अक्टूबर में चुनाव शुरू होकर और फरवरी 1952 तक चुनाव चले। इसलिए हम लोकसभा के पहले चुनाव, भारत में जो पहले चुनाव है 1951-52 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1951 के अक्टूबर में शुरू हुए थे और फरवरी 1952 तक चले थे। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में तो 1952 में ही चुनाव हुए थे। तकरीबन चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना कुल मिलाकर लगभग 6 महीने का समय इसमें लगा, 6 months। अब इसके बाद औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। हर सीट के लिए लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया, यानी कि किसी प्रकार का विरोध उस समय नहीं हुआ और सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। यानी कि जो आलोचना कर रहे थे चुनाव से पहले उनका मुंह बंद कर दिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोगों को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और आज इसीलिए हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आइए देखते हैं एक बार कि चुनाव प्रणाली में किस प्रकार से बदलाव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि उस समय जो चुनाव हुए थे वो आज की तरह नहीं हुए थे। ना तो हमारे पास उस समय ईवीएम होता था और ना ही बैलेट पेपर होता था। अभी क्या होता था, बैलेट पेपर दिया जाता था लेकिन इस तरह का दिया जाता था कि बैलेट पेपर पे चुनाव चिन्ह नहीं होते थे। सिर्फ ये होता था कि बैलेट पेपर पे अपना निशान लगाने के बाद उस समय उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार होते थे उतने ही जो है बॉक्सेस होते थे। तो पहले आम चुनाव में क्या किया गया था, इस प्रकार का बैलेट पेपर ना होके वहाँ पे बॉक्सेस होते थे और प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाता था जिससे वो उस मतपत्र को अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालता था। यानी कि अगर मान लो, ध्यान से सुनना, कि अगर 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 मतपेटियां यानी कि 10 स्टील बॉक्सेस अलग अलग से रखे जाएंगे और ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से करके 10 बॉक्सेस मान लो रखे हुए हैं। तो अगर आपको चुनाव में वोट डालना है डी को, तो आप क्या करेंगे, उस मतपत्र को, खाली मतपत्र को डी वाले बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से उस उम्मीदवार का नाम उस पर अंकित होता था और इस प्रकार से चुनाव उस समय करवाए जाते थे। लेकिन इसमें बड़ी समस्याएं थी क्योंकि स्टील बॉक्स होते थे, इसके ऊपर नाम लिखने के लिए भी इनके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ता था। इनको घिसना पड़ता था, सरेज कागज से या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था और इसको तारों से बांधना पड़ता था। काफ़ी मुश्किल होता था उस समय। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो काफ़ी अच्छे सुधार चुनाव आयोग ने किए भारत में। चुनाव में 1990 के दशक के अंत तक आते आते हमने ईवीएम का यूज शुरू कर दिया और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का जो है प्रयोग शुरू हो गया। अब हमारे पास इस प्रकार की मशीन होती है। पहले बैलेट पेपर होता था और इस बैलेट पेपर पे जो आप देख रहे हैं, इलेक्शन सिंबल देख रहे हैं, उसमें सामने स्टैंप लगानी पड़ती थी इस प्रकार से और फिर इसको मोड़कर और मतपेटी में डाला जाता था। लेकिन अब क्या होता है, इस प्रकार की ईवीएम होती है हमारे पास। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें सिर्फ आपको बटन दबाना होता है। तो ये काफ़ी बदलाव जो है वो सामने आए।
चुनाव प्रचार के तरीकों में भी काफ़ी बदलाव आए जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद इनका पूरा नाम था। इस्लाम के विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेस के नेता रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के काफ़ी बड़े समर्थक ये थे, विभाजन के प्रबल विरोधी थे और संविधान सभा के सदस्य रहे। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे, इसलिए 11 जनवरी को उन्हीं के जो है जन्म दिवस के मौके पर हम शिक्षा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ये आगे चलते हैं। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। आपको पता होगा कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। आइए देखते हैं इस मैप की सहायता से किस प्रकार से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। तो इसमें देखिए, इस मैप को ध्यान से, कांग्रेस का प्रभुत्व यहाँ हम 3 प्रकार के स्टेट देख रहे हैं। एक तो ये है 1952 से और 1967 के बीच वो राज्य जहाँ कांग्रेस का शासन रहा, और इसके बाद केरला में केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट 1957 से 1959 के बीच में शासन रहा, और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन रहा। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का NC जिसको हम बोलते हैं NC, फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी, आजकल उमर अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष हैं ये पार्टी, और केरला में जो है केरला डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट, यहाँ पे ये केरला है, यहाँ पे रहा 1952 से 57 तक जो है, 1957 से 59 तक, और 1952 से 1967 यानी कि 1967 तक। ये जो आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कौन कौन से स्टेट्स आपको दिख रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश उस समय 2 भागों में बटा हुआ था, और ये पंजाब था पूरा। तो पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मैसूर, कर्नाटक नहीं होता था उस समय, मैसूर, और इसमें फिर उसके बाद में हम आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य थे, स्टेट्स थे जहाँ पे कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। मद्रास भी इसी के अंदर आता है। और पहले आम चुनाव की अगर हम बात करें, यहाँ देखते हैं हम, इस डेटा को ध्यान से आपको देखना है। इसमें मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे जाए। ये देखिए, पहले आम चुनाव की बात करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 489 सीटों पर चुनाव हुआ। 489 सीटों पर, लोकसभा की 489 सीटों पर चुनाव हुआ, और कांग्रेस ने 364 सीटें इसमें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी? 364। कांग्रेस की 364 सीटें थी, और जो निर्दलीय थे वो 37, और दूसरे नंबर पे जो पार्टी थी वो CPI यानी कि 16 सीटों के साथ CPI दूसरे नंबर की पार्टी रही, और सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटें थी, और किसान मोर्चा जो था वो 9 सीटों के साथ जो है चौथे नंबर पर रहा था, निर्दलियों को अगर हम हटा दे तो। ठीक है, तो ये इसमें कह सकते हैं हम कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी। इसी तरह से अगर हम दूसरे चुनाव, तो पूरी तरह से प्रभुत्व कांग्रेस का था। 364 और 16 में बहुत बड़ा अंतर है। ये 1952 का चुनाव था। दूसरे आम चुनाव में आते हैं 1957 के आम चुनाव में। तो आप देख सकते हैं इसमें कांग्रेस ने इसके अंदर 371 सीटें जीती थी। दूसरे आम चुनाव के अंदर कुल मिलाकर 494 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, और CPI इसमें दूसरे नंबर की पार्टी दोबारा से रही 27 सीटों के साथ में। और अगर हम बात करें तीसरे आम चुनाव की, जिसमें 494 सीटों पर चुनाव हुए थे और 361 सीटें कांग्रेस ने फिर से जीती थी, यानी कि दोबारा से कांग्रेस का ही इसके अंदर प्रभुत्व रहा था, और CPI का 20 सीटें इसके अंदर आई थी। तो पहले आम चुनाव 1952, दूसरे आम चुनाव 1957 और तीसरे आम चुनाव 1962। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत थी। इन तीनों ही चुनाव में उसका एक प्रभुत्व रहा, और तीनों ही चुनाव के अंदर उसका जो है बहुमत के साथ उसकी सरकार बनी। और यही सब इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया और डिस्कस किया। अब हम आगे केरल में कम्युनिस्टों की जीत और सोशलिस्ट पार्टी, इसके बाद कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, किस प्रकार की कांग्रेस की प्रभुत्व जो है उसकी प्रकृति, उसका नेचर था, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई संदेह है, डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।